हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो बेसिकली जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल गवर्नमेंट स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन गाइस। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड इट्स 45th रेजिंग डे ऑन February 1। तो हाल ही में जो हमारा भारतीय तटरक्षक है उन्होंने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। आपकी दूसरी स्टेटमेंट है द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो ऑपरेट करता है। ये आपके दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है बोथ 1 and 2। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। यहाँ पे हाल ही में जो है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने 45th अपना रेजिंग डे मनाया। And from a modest beginning with just 7 surface platform in 1978 में यहाँ पे सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे उनके पास, और अब यहाँ पे उनके पास 156 शिप्स हो गए हैं एंड 62 एयरक्राफ्ट हो गए हैं उनकी इन्वेंट्री में। तो काफी तरक्की की है यहाँ पे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ये बेसिकली हमारे जो सीमा रक्षक होते हैं, जो सीमाएं होती हैं यहाँ पे समुद्र में, उनकी रक्षा करते हैं ये। और इनका एक वो भी है, मोटो भी है, व्यायाम रक्षमा। जो इसका असल में मीनिंग है वही प्रोटेक्ट, मतलब कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको। And the service has to credit saving over 10,000 lives and apprehending around 14,000 miscreants since inception in 1977। और वहां 1977 में जब इनकी स्थापना हुई थी तब थे ये 10,000 जानें बचा चुके हैं। तो काफी अच्छी बात है ये। एंड ये फॉर्मली जब एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी को 1977 में। इसको भी याद कर लीजिएगा, बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which country joined the Asia Pacific Free Trade Pact CPTPP? ये एक पैक्ट है यहाँ पे जिसमें काफी कंट्रीज हैं। इसको हाल ही में जो है किस कंट्री ने ज्वाइन करने का फैसला लिया है ये आपको बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है यूके। यूके ने हाल ही में इस पैक्ट को ज्वाइन करने का फैसला किया है। और इस पैक्ट में जो कंट्रीज पहले से हैं उनके नाम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। एंड सिंस यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को है, यहाँ पे यूके ने 13 जनवरी को लास्ट ईयर में छोड़ा था और अब उन्होंने फैसला किया कि वो इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करेंगे। बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये जो है यहाँ पे इट कवर्स अ मार्केट ऑफ अराउंड 500 मिलियन पीपल। ये 500 मिलियन पीपल की मार्केट को यहाँ पे कवर करती है ये पार्टनरशिप, और यूके ने इसको ज्वाइन करने का फैसला किया है। और ये भी याद कर लीजिएगा इसमें जो देश पहले से हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था और आज मैंने इंक्लूड भी कर लिया है ताकि ये रह ना जाए आपसे। तो आपको बताना है कि कौन यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए हैं यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ये आपके चार ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर है वो है जय शाह। जय शाह जो है बीसीसीआई के यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। आप जानते हैं जैसे कि सौरव गांगुली जो है वो उनकी तबीयत इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि उनको अभी 2 हार्ट अटैक आए हैं बैक टू बैक। तो यहाँ पे जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है जय शाह, उनको यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो याद रख लीजिएगा ऐसे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर? आपको बताना है कि वहां पे इंडिया का 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर का उद्घाटन किसने किया है। तो ये चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है स्मृति ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जी जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। यहाँ पे 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर होगा ये, और मोर देन 200 ओवरसीज बायर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और ये बहुत ही बड़ा फेयर रहने वाला है। एंड इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में बहुत पहले समय से सिल्क प्रोडक्शन चलती है और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर है सिल्क का। तो काफी अच्छी बात है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीसीओ ऑफ फेसबुक? आपको बताना है कि हाल ही में किनको यहाँ पे सीसीओ अपॉइंट किया गया है, पहले सीसीओ हैं फेसबुक के। तो ये हैं आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है हेनरी मोनेज। हेनरी मोनेज को पहला सीसीओ नियुक्त किया गया है फेसबुक का। सीसीओ की जो फुल फॉर्म है वो है चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर। ये बेसिकली अगर कोई भी यहाँ पे केस वगैरह करता है, जहाँ फेसबुक के कोई भी रेगुलेशन लगाता है, तो उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अभी आप जानते हैं कि एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मोनोपोली है जो पॉलिसी जो फेसबुक को फॉलो कर रही है, वो किसी भी दूसरी कंपनी को ऊपर आने नहीं दे रही। तो ऐसा कुछ भी जो है
यहाँ पे चार्ज लगते हैं, जो कुछ भी है उसके लिए इनको पॉइंट किया गया है, तो याद रख लीजिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which city's metro becomes the first metro project in India that is using UV rays to sanitize train coaches? आपको बताना हाल ही में किस शहर की मेट्रो को भारत की पहली मेट्रो परियोजना बनाया गया है डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों के द्वारा। तो ये आपके चार ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ पे आपका सही उत्तर है वो है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो को यहाँ पे पहली मेट्रो बन गई है यहाँ के जिसके ट्रेन कोचेस को यूवी रेज से सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन उन्होंने ली है न्यूयॉर्क मेट्रो एक्सपेरिमेंट से। तो न्यूयॉर्क में इनसे ये ऐसे डब्बों को साफ किया जाता है यूवी रेस के द्वारा, और अब यहाँ पे यूपी मेट्रो पहली रेल बन गई है जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। काफी अच्छा स्टेप है ये। इन्होंने कहा है कि बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखना। ये यहाँ पे बात कही है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पे यूपीएमआरसी के कुमार केशव। काफी अच्छी बात है, ये याद रख लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल अकेडमी फॉर ई स्पोर्ट विल सेटअप बाय विच कंपनी? यहाँ पे फर्स्ट वर्चुअल अकेडमी है जो ई स्पोर्ट की, वो किस कंपनी के द्वारा सेटअप की जाएगी? ये चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ASUS। ई स्पोर्ट बेसिकली जो हम गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स जो होती हैं, लाइक अभी आई थी एक पबजी बैन हो गई बेसिकली, लेकिन उनका जहाँ पे ई स्पोर्ट्स में काफी करियर बना रहे थे लोग। और अभी एक और भी गेम चली, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है, या फिर वहां पे भी काफी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये अकेडमी क्या करेगी, जो बच्चों को यहाँ पे सिखाएगी कैसे आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली गेमिंग टूर्नामेंट्स में। तो ASUS यहाँ पे पहली कंपनी बनी है जो इसको स्थापित करेगी। पढ़ लीजिएगा ऐसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। द बुक टाइटल्ड बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट इज इन न्यूज नाउअडेज, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? आपको बताना है कौन इस बुक के ऑथर हैं यहाँ पे। तो ये हैं आपके चार ऑप्शंस गाइस यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनके मोहम्मद हामिद अंसारी जी यहाँ पे इन किसके बुक के ऑथर हैं। यहाँ पे उन्होंने काफी बड़े खुलासे किए हैं इस बुक में। ये यहाँ पे इस बुक का यहाँ पे पेज है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी जर्नी रही बेसिकली। एंड हामिद अंसारी आल्सो फील्स दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज सेलेक्टिव इन हिज रेफरेंस टू द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स वर्क एंड पीरियड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली काफी खुलासे किए उन्होंने इस बुक में, पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री हैज आस्क्ड इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम टू कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कंट्री? किस कंट्री ने हाल ही में कहा है कि इंडिया सतलुज जल निगम विद्युत निगम जो है हमारी इंडिया की कंपनी है एक, तो उनको हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है अपनी कंपनी में। तो ये आपके चार ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में ये प्रोजेक्ट दिया है इंडिया की कंपनी को। तो इंडिया जो है वहां पे इस प्रोजेक्ट को बनाएगा। बेसिकली ये 679 मेगावाट का यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे इंडियन कंपनी को दिया गया है। काफी अच्छी बात है ये। और ये प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने इसको अनाउंस किया। और केपी ओली को हाल ही में आप जानते हैं कि उनकी पार्टी से निकाल भी दिया गया, और वहां पे काफी रौला चल रहा है इस चीज का। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने बजट के क्वेश्चंस क्यों नहीं इंक्लूड किए। बजट के क्वेश्चन जो है मैं 3 फरवरी की वीडियो में इंक्लूड करूंगा। डोंट वरी गाइस, मैं सब कुछ कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें। वहां पे काफी आज बजट जो हमारा पेश हुआ उसमें काफी कुछ हुआ। यहाँ पे जो खेती बाड़ी का फंड है उसको कम कर दिया गया है। यहाँ पे इंश्योरेंस में बेसिकली काफी फंडिंग दी गई है। तो चलते देखते हैं हमारा द हिंदू का आर्टिकल, द फॉर्म लॉस नीड पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो राइटर है इस आर्टिकल में कहना चाह रहा है कि जो फॉर्म लॉज हैं उनकी जो नेगोशिएशन होती हैं यहाँ पे बिटवीन द फार्मर लीडर्स एंड दी हमारे जो यूनियन मंत्री हैं, खेती बाड़ी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बीच जो भी नेगोशिएशन होती है वो नेगोशिएशन अब बाहर नहीं होनी चाहिए, वो उनको पार्लियामेंट में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इट्स सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विच हैज द पावर टू सॉल्व द इशू डिस्पाइट द नेगोशिएशन आउटसाइड। तो बेसिकली इसमें लीडर यही कह रहा है कि जो नेगोशिएशन है वो इनसाइड द पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 3 लॉज बेसिकली है क्या। इसमें जो पहला लॉ है वो है कि किसान सिर्फ अपनी फसल को है एपीएमसी मंडी में नहीं बेचेंगे, वो अपनी फसल को प्राइवेट मंडी में भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है सरकार ने प्राइवेट मंडी लगाने का फैसला दे दिया है। तो किसानों का यहाँ पे इसमें क्या डर है, बेसिकली डर है किसानों को, क्योंकि ये यहाँ पे इससे पहले बिहार में भी लगाया जा चुका है। तो बिहार में क्या हुआ, पहले किसानों ने 2-3 साल तो किसानों को बढ़िया यहाँ प्राइस मिला अपनी फसल का, और प्राइवेट मंडी से उन्होंने बेची। और जैसे ही 2-3 साल में एपीएमसी मंडी में कोई फसल नहीं गई तो वहां पे जो था वो एपीएमसी मंडी खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो प्राइवेट मंडीज थी उनके यहाँ पे अपोज में कोई भी मंडी नहीं रही जो उनके कंपटीशन में रहे। तो उन्होंने अपना भाव लगाना शुरू कर दिया, तो तब वहां पे किसानों को कम भाव मिला।
तो बेसिकली ये पहले लॉ में किसानों को ये डर है कि अगर यहाँ पे भी ऐसा हो गया पंजाब और हरियाणा में तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो लॉ था वो था बेसिकली जो था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था। वहां पे क्यों कहा गया था कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो किसानों से फसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकती हैं और वो उनको पैसा पे करेंगी उनकी फसल पे खेती करने के लिए। तो इसमें एक एक ये था। और दूसरा तीसरा जो था यहाँ पे वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यहाँ पे जो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसको नेहरू जी ने 1955 में लॉन्च किया था। तो इसके रिगार्डिंग क्या था कि आप जो खाद्य पदार्थ है उसको एक मात्रा तक ही स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो था इन्होंने ये एक्ट को अभी मतलब कि उठा दिया है कि जो भी आदमी चाहे कितना भी स्टोर कर सकता है। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज सारी एक ही आदमी स्टोर कर लेगा और मार्केट में उस चीज की डिमांड आएगी तो वो उसको कितनी भी रुपए पे बेच सकता है। तो बेसिकली एक मिसट्रस्ट जो है किसानों का यहाँ पे क्रिएट हो गया है सरकार पे। तो वो जो इसीलिए वो इस लॉज को नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यही सब कुछ इस आर्टिकल में लिखा गया है। शैडो ऑफ मिसट्रस्ट, रेजोनेंस ऑफ एंगर, फ्लॉज इन लेजिस्लेटिंग एंड जो रीडर जो राइटर जो हैं उन्होंने इसका जो सोल्यूशन बताया है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सभी स्टेट्स को जो फार्मर लीडर्स हैं उनको यहाँ पे अभी 18 महीनों के लिए किसान जो है सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं। इन 18 महीनों में सरकार को बहुत ही अच्छे से इसको पार्लियामेंट में सभी स्टेट के लीडर्स को बुला के, सभी किसानों के लीडर्स को बुला के इनको डिस्कस करना चाहिए। इनके जो इफेक्ट है उनको डिस्कस करना चाहिए। अगर ये फिर ताकि जो है आप अच्छे से किसानों के बीच जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड कर सके, क्योंकि जब तक किसान के मन में डर रहेगा वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, मतलब कि इन लॉस के अंडर नहीं आ पाएगा। तो ये यहाँ पे राइटर का जो है सोल्यूशन है इसका, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफी अच्छा आर्टिकल है। तो दैट्स ऑल टुडे फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर आपकी कोई भी सजेशन होती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए गाइस। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।